ये कहानी शुरू होती है शिन से, जो हॉस्पिटल में पागलों की तरह भाग रही है अपने पापा को देखने, क्योंकि वो आखिरी बार उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो रोते हुए कहती है, पापा अगर आप मर गए ना, कसम से अपने हाथों से मार दूंगी। अब मैं खुद सोच रहा था, बेटा मरने के बाद कैसे मारोगी? ये कोई गेम थोड़ी है कि बार बार रिस्पॉन हो जाएगा। खैर, उसके पापा उसे कुछ कहना चाहते थे, उसे करीब बुलाते हैं और फिर कुछ कहकर अचानक दम तोड़ देते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी सिंड्रेला की टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी। अब उसके बाद उसकी सौतेली माँ उसका ख्याल रखने वाली है और साथ में उसकी दो बेटियां, मतलब एक सौतेली माँ कम थी कि ऊपर से बोनस पैक में 2 एक्स्ट्रा टेंशन भी मिल गईं। सौतेली माँ जनाजे में खूब रो रही थी। अब असली प्यार था या मगरमच्छ के आंसू, भगवान जाने। लेकिन चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं 20 साल पहले, जब शिन के पापा की इस महिला से मुलाकात हुई थी। पहली नजर में ही प्यार व्यार वाला सीन हो गया और उस समय शिन बस 6 साल की थी। शादी हो गई, बच्चे सब साथ रहने लगे, लेकिन शिन को कभी आराम से खाना भी नसीब नहीं होता था। उसे लगता था सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन अब पापा के मरते ही शिन ऐसे खाना खा रही थी जैसे सालों से भूखी हो। पूरी ट्रॉमा ईटिंग चालू। हर इंसान का दुख जताने का तरीका अलग होता है। कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है और कोई हमारी शिन की तरह खाने में PhD कर लेता है। उधर सौतेली माँ रो रो कर कह रही थी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? तुम ही तो मेरे घर की रौनक थे। असल में पापा से उसे सच में प्यार था, लेकिन शिन से नहीं। इसलिए शिन ने तय किया कि उसे इस घर से जल्दी निकलना होगा। वो अपने पापा के कमरे में गई, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसके लिए एक जरूरी गिफ्ट छोड़ा है। वो गिफ्ट था एक खत, जिसमें लिखा था कि उसे एक खास होटल में काम करना है, ताकि वहाँ उसे कोई अमीर लड़का मिले जो उसकी जिंदगी संभाल पाए, क्योंकि अगर वो अकेले कमाती रही तो थक थक के जल्दी मर जाएगी, ठीक उनकी तरह। अब सीन कट होता है चेओंगदम पैराडाइज नाम की लग्जरी जगह पर। और क्यों नाम रखा जन्नत, जानना चाहोगे? क्योंकि वहाँ सब कुछ है। पैसा, शानो शौकत, पावर और पैसे वाला हर ठिकाना तो जन्नत ही होता है। इस जन्नत का मालिक है हमारा ताज पहना हुआ प्रिंस चार्मिंग चामिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा होगा, पर नहीं, ये जनाब का जन्म ही गोल्डन स्पून के साथ हुआ था। पैसा ऐसे उड़ा देते हैं जैसे घर की छत पर नोट का कारखाना लगा हो। एक दिन उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि होटल का प्रॉफिट 200% गिर गया है। तो चामिन आराम से बोलता है, कोई बात नहीं, हम वैसे भी अमीर हैं। पैसे के पीछे ज्यादा भागोगे तो उसके गुलाम बन जाओगे। हमें नहीं बनना, पैसा हमारा गुलाम है। हमसे पूछता है, शहजादे क्या हुक्म है? मतलब भाई साहब इतने नॉर्सिस्ट कि ह्यूमिलिटी तो इनसे कोसों दूर है। काम करने का नाम सुन लो तो ईगो को हार्ट अटैक आ जाए। चामिन तो अपनी प्रॉफिट्स को ऐसा समझता है जैसे जिंदगी में सब कुछ बस ऐसे ही सहेज संभाल कर मिल जाता है। अगली सुबह हमारी शिन उठती है तो उसकी दोस्त का फोन आता है, जो एक्साइटेड होकर बताती है कि उनकी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी चेओंगडाम होटल में होने वाली है। ये सुनते ही शिन की आंखें चमक गईं, क्योंकि यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसे उस जन्नत में घुसने का मौका मिल रहा था, जिसके बारे में पूरा शहर बात करता है और जहां सिर्फ अमीर लोग और हाई सोसाइटी ही कदम रख सकती है। उधर चामिन बड़े स्टाइल में होटल में एंट्री मार रहा था। हाथ में अम्ब्रेला ऐसे पकड़ी थी जैसे बीच पर सैर करने आया हो। उसका असिस्टेंट उसे देखकर पूछता है, सर ये क्या स्टाइल मारा है? तो वो बड़े घमंडी अंदाज में बोलता है, मैं खानदानी रईस हूँ, मेरी एंट्री बाकी सब जैसी थोड़ी हो सकती है। तभी चामिन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो हाथ में फूल लेकर दुल्हन की रूम की तरफ जा रहा था। और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि दुल्हन उसकी एक्स लव थी और वो उसे उसके होने वाले पति से छीनने आया था। लेकिन तभी चामिन अपनी उस रॉयल अम्ब्रेला से उसकी धुनाई कर देता है, सीधे मुंह पर, साइड में, पेट में, जब तक वो बेचारा लुढ़क नहीं जाता। दुल्हन ने शुक्रिया कहा और शादी शुरू हो गई। जब दुल्हन अपने पापा का हाथ पकड़कर वेडिंग हॉल में अंदर जा रही थी, हमारी शिन के दिल में हल्की सी चुभन उठी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके पापा उसके शादी के दिन उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप तक ले जाएं। लेकिन किस्मत ने उससे ये पल छीन लिया। वहीं चामिन लड़कियों को ऐसे देख रहा था जैसे वो इंसान नहीं, पत्थर हों, क्योंकि उसके हिसाब से सभी लड़कियां बस उसकी अटेंशन पाने के लिए कोशिश करती हैं और इसलिए किसी में उसकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। लड़कियां उसे घूर घूर कर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पार्टी के अंत में वो अपनी उसी अजीब अम्ब्रेला को साफ कर रहा था। हमें आज तक समझ नहीं आया कि वो उससे क्यों चिपका रहता है और ऐसे पॉलिश कर रहा था जैसे कोई रॉयल खजाना हो। हवा चली तो उसका स्कार्फ उड़कर शिन के चेहरे से टकरा गया। जैसे ही उसने उस पर चेओंगडाम होटल का लोगो देखा, उसे लगा किस्मत ने सीधे उसके मुंह पर जैकपॉट फेंका है। उसने स्कार्फ उठा लिया, लेकिन घर पहुंचते ही किस्मत दोबारा पलट गई। सौतेली माँ ने ऐलान किया कि वो प्रेग्नेंट है। अब शिन की किस्मत पर तरस आता है। एक तो घर में पहले से तनाव, ऊपर से सौतेली माँ प्रेग्नेंट और उसके पापा कुछ पैसे छोड़कर भी नहीं गए, उल्टा ढेरों कर्ज। बैंक ने घर भी जब्त कर लिया। अब हालत ये कि पूरी फैमिली लिटरली सड़क पर आने वाली थी। मजबूरी में सौतेली माँ ने डांस क्लास खोलकर इजिप्शियन डांस सिखाने की सोची। जो कुछ भी पैसे दिलाए वही सही। लेकिन जैसे ही उसने 2 स्टेप लिए, तुरंत चक्कर खाकर गिर पड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंची, क्योंकि इस उम्र में प्रेगनेंसी वैसी भी मुश्किल होती है। शिन जब उसे देखने पहुंची तो सौतेली माँ ने रोते हुए माफी मांगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम ही अब मेरी आखिरी सहारा हो। यह सुनकर शिन को सच में गिल्ट महसूस हुआ और उसने सोचा कि उसे इस औरत की ओर आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आखिर उसने सोचा अब वही करेगी जो उसके पापा चाहते थे और वो नौकरी के लिए
उसी होटल में अप्लाई कर देगी। उसने अप्लाई किया, लेकिन जॉब लेना उसका असली मकसद नहीं था। उसका टारगेट था एक रिच ग्रूम। उसने पूरे 30 दिन खुद पर काम किया, डाइट किया, ग्रूमिंग की, ताकि इंटरव्यू के दिन एकदम परफेक्ट लग सके। इंटरव्यू का दिन आया और तभी उसकी दोस्त मैसेज करती है, पहले जिस लड़के पर तुम जूता फेंकोगी वही तुम्हारा टारगेट होगा। शिन ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपना जूता उठाया, लेकिन टेस्ट करने से पहले ही वो पीछे सीढ़ियों पर गिर गया। वो उसे उठाने दौड़ी और तभी चामिन उसी जूते को पकड़े हुए ऊपर आ रहा था। शिन को लगा किस्मत फिर मुस्कुरा दी कि वो बोली, वाह चालू हो गया चार्म। लेकिन चामिन ने गुस्से में कहा, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। शिन को लगा वो फ्लर्ट कर रहा है, जैसे कह रहा हो तुम्हें अरेस्ट कर लूं क्योंकि तुमने मेरा दिल चुरा लिया। लेकिन नहीं, उसका मतलब था तुम्हें मर्डर अटेम्प्ट के आरोप में फौरन पकड़वाऊंगा। शिन की हालत तो तब खराब हो गई जब उसे पता चला कि उसकी जूती सीधा चामिन के सिर पर जाकर पड़ी। उधर चामिन शौक में चिल्लाया, ये कौन सा जानवर है जिसने मुझे मारकर खत्म करने की कोशिश की। लेकिन शिन समझाती है कि उसका कोई इरादा नहीं था, जूता गलती से गिर गया था। पर चामिन को तो एक्सट्रीम पैरानोया है। उसे लगता है दुनिया की हर चीज उसी को मारने आई है और हर इंसान उसकी दौलत चुराने के पीछे पड़ा है। वो बोला, सीधी बात करो, कितने पैसे चाहिए और किसने तुम्हें भेजा मुझे मारने? मैं मौत से सबसे ज्यादा डरता हूँ। मैं ऐसे कैसे मर जाऊं और ये सारी लग्जरी किसी और को छोड़ दूं? शिन ने माथा पकड़कर कहा, आपको सच में कुछ प्रॉब्लम है? सलाह देती हूँ, 6ठी मंजिल वाले साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपकी हालत इंप्रूव करेगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन चामिन अड़ा हुआ था कि उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। शिन चिढ़कर बोली, तो क्या कबूतर भी तुम्हारे ऊपर पॉटी कर दे तब भी सोचोगे कि कबूतर तुम्हें मारना चाहता है? चामिन बोला, हाँ, क्योंकि मैं इतना लकी हूँ कि ऐसी चीजें सिर्फ मेरे साथ ही हो सकती हैं। शिन ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हें बताती हूँ असली जानबूझकर वाली मर्डर अटेम्प्ट कैसी लगती है। और उसने उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन गिरने से पहले ही पकड़ लिया और बोली, देखा ये होता है मदद करना। अभी तुम्हारी जान बचाई और अगर मेरा चेहरा फिर देखा ना तो नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर जूता उठाया और इंटरव्यू के लिए निकल गई। पर किस्मत फिर पलटी। जैसे ही पहुंची, सामने चामिन बैठा था और शॉकिंगली वही होटल का जनरल मैनेजर निकला। वो बोला, देखा आखिर मेरे हाथ लग ही गई, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। शिन ने कहा, आपको मजा आता है ना दूसरों पर रौब झाड़ने में, बस इसलिए क्योंकि होटल आपका है? चामिन हंसकर बोला, हाँ बहुत मजा आता है। तब शिन ने अपना सीक्रेट वेपन निकाला, कर्स। उसने हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, इसे ऐसी मौत देना कि बिजली गिरे और ये एकदम रोस्ट होकर वहीं खत्म हो जाए। ये सुनकर चामिन के प्राण निकल गए। फिर भी उसने एक्ट कूल करने की कोशिश की, पर अंदर से बिल्कुल हिल चुका था। रात को जब होटल से निकल रहा था तो स्टाफ में से एक बोला, सर हर वक्त अम्ब्रेला क्यों पकड़े रहते हैं? दूसरे ने कहा, ये इसलिए क्योंकि सर को लगता है कोई इन्हें पीठ पर छुरा घोंप देगा, इसलिए साथ में सेफ्टी रखता है। बाहर बिजली चमकी तो चामिन घबराकर वापस अंदर भागा और पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शिन का श्राप सिर पर मंडरा रहा है। अगली सुबह शिन आराम से अपना लैट्टे पी रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। चामिन का कॉल था। उसने कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम हमारी कंपनी में सेलेक्ट हो गई हो। शिन ने कप हाथ से गिराते हुए कहा, ये क्या हो गया? कल तो कह रहे थे कभी हायर नहीं करूंगा। चामिन घबराए हुए टोन में बोला, सच बोलूं तुम थोड़ी लकी लग रही हो और सच में डर लग रहा है कि तुम्हारी दुआ सच ना हो जाए, इसलिए आकर काम संभालो। शिन हंसकर बोली, सही कहते हैं, हर बड़े विलन का काल उससे बड़ा विलन होता है, कल मिलते हैं। ये सुनकर चामिन का ईगो जमीन पर गिर गया। अगले दिन वो खुद को मिरर में देख देख कर मोटिवेट कर रहा था, मैं बस अच्छा दिख रहा हूँ, इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस स्ट्रॉन्ग दिखना है। यानी बेटा, दोनों बातों का मतलब एक ही है। काम पर पहुंचकर शिन ने उसे देखा। साहब ने मेडिवल वॉरियर वाला ब्रॉड बेल्ट पहन रखा था, पूरा सिक्योरिटी गार्ड वाइब दे रहा था। शिन के हंसी रोकने के लिए दांत दर्द जैसा एक्सप्रेशन बन गया, लेकिन पोलाइटली बोली, ताकि जॉब न चली जाए। चामिन ने एटीट्यूड में कहा, तुम्हें फेक स्वीट बनने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बोलो जो बोलना है। शिन ने आंखें चमकाकर कहा, श्योर, कुछ भी बोल सकती हूँ। चामिन प्राउडली बोला, हाँ एनीथिंग। तो शिन बोली, तो सच बोल दूं? ये बेल्ट पहनकर तुम्हें देखकर कोई भी लड़की भाग जाएगी, प्लीज उतार दो, पूरे के पूरे डाकू लग रहे हो। ये सुनते ही चामिन ने बेल्ट झट उतार दिया और उसका पूरा ईगो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उसे लगा था कि शिन उसे देखते ही बेहोश हो जाएगी, लेकिन मैडम ने तो आते ही उसका ईगो हिला दिया। फिर वो दोनों अंदर गए ताकि स्टाफ उसे नए एम्प्लॉई की तरह वेलकम कर सके। चामिन ने बड़ी अकड़ में कहा, मैं फ्री बैठा था, सोचा एक नई लड़की रखकर थोड़ी मस्ती कर लूं, चलो इसके लिए वेलकम पार्टी करते हैं। सब लोग गाना शुरू कर देते हैं और बारी बारी से अपने अपने सपने बताते हैं। शिन की बारी आई तो उसने कहा, मेरा सपना है कि मैं सिंड्रेला बनूं। ये सुनकर चामिन ने ऐसी घटिया नजर डाली जैसे कह रहा हो, अच्छा शादी करना चाहती है, बस यही एम्बिशन है। और तभी से वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बाद में जब वो उसके साथ दफ्तर में गया तो बोला, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो, तुम्हारा बस दूल्हा पकड़ना ही लाइफ का मकसद है। उसने गुस्से में कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी मुश्किल है, तुमने कभी गरीबी देखी ही नहीं। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला बदल दिया, मैं तुम्हें यहाँ काम नहीं करने दूंगा। उसने जिद पकड़ ली कि उसे जॉब चाहिए एंड अगर वो जीत गई तो उसे निकाल नहीं सकते। तब चामिन ने कहा, ठीक है,
चलो चैलेंज करते हैं, आर्म रेसलिंग और पीने में कंपटीशन, जो जीते वही बोलेगा। नदी किनारे गए। आर्म रेसलिंग में तो वो हार गई क्योंकि चामिन ताकतवर था, मगर ड्रिंकिंग में शिन भारी पड़ गई। चामिन तो 2 घूंट भी नहीं पी पाया। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, दिमागी ताकत में मैं तुमसे आगे हूँ, तुम बस मसल मैन हो। चामिन बोला, ठीक है, रो मत, काम कर लो यहाँ। शिन खुश हो गई और बोली, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं ताकि तुम मुझे निकाल ना सको। कॉन्ट्रैक्ट बस साइन हुआ ही था कि शराब का असर चढ़ गया। उसे तुरंत वॉशरूम जाना था और हालत इतनी खराब कि बस फटने ही वाली थी। चामिन बेचारा टेंशन में पड़ गया। उसने कहा, चुप जाओ ना, यहीं कर लो, पास में कोई बाथरूम नहीं है। शिन चिल्लाई, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे सामने ये थोड़ी करूंगी। पर चामिन को उसे अकेला छोड़ना भी सही नहीं लगा। तब शिन बोली, बेहतर है कि मैं अपने ऊपर कर लूं, पर तुम मत देखो। तब चामिन मन मारकर चला गया, पर कुछ सेकंड में वापस आकर उसे अम्ब्रेला थमाई और खुद उसे उठाकर भागा बाथरूम की तरफ जैसे कोई प्रिंस। जो आदमी 5 मिनट पहले ईगो की फैक्ट्री था, वही उसे बचाने दौड़ रहा था। और शुक्र है शिन की इमरजेंसी समय पर हल हो गई। बाथरूम से निकलते ही शिन ने उसे शुक्रिया कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना डिसेंट निकलेगा। लेकिन तभी डेना, उसकी फियांसे, तड़ाक से आई और बोली, तुम होटल में नहीं मिले तो मैंने कपल ट्रैकिंग डिवाइस से लोकेशन ट्रैक कर ली। शिन तो शॉक में चली गई। मतलब ये आदमी पूरा टाइम शिन को बेवकूफ बना रहा था। वो समझ रही थी शायद दोनों के बीच कुछ स्पार्क है, पर वो तो एंगेज निकला। शिन बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ, लव बर्ड्स के बीच मेरा क्या काम। चामिन उसे रोकना चाहता था, पर वो जा चुकी थी और वो अपनी फियांसे से झुंझला गया क्योंकि उसने पूरा मूड खराब कर दिया। उसे तो हमारी शिन के साथ टाइम बिताना पसंद आ रहा था क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उसे पसंद आ गया था। अगले दिन शिन होटल में अंदर जा रही थी कि सामने से चामिन ने आवाज लगाई, कल जो तुम ऑलमोस्ट अपने ऊपर करने वाली थी, इधर आओ। शिन ने कहा, हे भगवान, यही रह गया था। 1 मिनट वाली इमरजेंसी हमेशा के लिए टैग बन गई। चामिन बोला, थोड़ा थैंक यू तो बोल देती, मैंने कल तुम्हें उठाया था, मेरी टांग तो अब भी दुख रही है। शिन ने कहा, मैं बोलती, पर आपकी फियांसे आ गई थी। उसे देखकर थैंक यू अटक गया। चामिन ने छेड़ा, अच्छा, मतलब तुम सोच रही थी कि अगर मेरी फियांसे न होती तो तुम मुझे इम्प्रेस कर लेती, मुझे अपने चार्म में फंसा लेती। शिन हंसते हंसते बोली, मुझे एक मेंटल केस से प्यार, नॉट हैपनिंग। चामिन बोला, ये मेंटल केस ही तुम्हें नौकरी दे रहा है। उसने जवाब दिया, हाँ, और इसी वजह से तुम पागल हो, कोई और ऐसी कंपनी में मुझे हायरिंग करता भी नहीं। वो बोलते बोलते अचानक खुद ही समझ गई कि वो क्या बोल रही है। फट से चुप हो गई और बोली, देखो, तुम्हारे यहाँ काम कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन तुमसे प्यार व्यार एब्सोल्युटली नहीं। और फिर वो होटल के अंदर गई ताकि ट्रेनिंग शुरू कर सके। स्टाफ उसे किड्स कॉर्नर दिखा रहा था जहाँ बच्चे खेलते थे, लेकिन वहाँ क्या देखती है, हमारा नार्सिसिस्ट शहजादा खुद बच्चों की तरह खेल रहा था, मानो खुद को 5 साल का बच्चा समझ बैठा हो। फिर वो उसे होटल के अलग अलग हिस्से दिखाने लगा। तभी एक गेस्ट ने उसे देखकर कहा, आप नई लग रही हैं। शिन बोली, हाँ, बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन तभी चामिन बीच में कूद पड़ा और बोला, नहीं ही नहीं, बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, और इसे मैं खुद ट्रेन करूंगा। और वो उसे ट्रेनिंग के बहाने अलग ले गया। उधर देना, उसकी फियांसे, दूर से दोनों को साथ जाते देख रही थी और उसको जलन तो ऐसी लगी कि आंखों से धुआं निकल जाए। इस बीच चामिन उसे लॉन्ड्री रूम में ले जा चुका था और पर्दे धोने के तरीके सिखा रहा था। शिन ने चिढ़ाते हुए कहा, वाह, आप तो बड़े स्ट्रांग निकले, खुद ही पर्दे धो लेते हैं। चामिन ने पूरी अकड़ में कहा, नहीं मैडम, मैं नहीं, ये तुम धोगी। तुम सोच रही हो सीधे मेन हॉल में काम करोगी, पहले असली काम सीखो, चलो एम्प्लॉई बनो और काम शुरू करो। वो बाहर निकला ही था कि डायना धमकी और बोली, सुना है तुम किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो। शिन बोली, लगता है गॉसिप हवा से भी तेज फैल रहा है। डायना ने ताना मारा, अगर सच में चाहती हो तो विश स्वीट में काम करो, वहाँ असली रिच लोग मिलते हैं। उधर हमारा चामिन उसे कोई भी बेकार सा काम थमा रहा था ताकि वो गेस्ट से दूर रहे, कहीं कोई अमीर लड़का उसे पसंद न कर बैठे। यानी भाई साहब को खुद ही नहीं पता कि उसे जेलसी क्यों हो रही है। बाद में वो रूफटॉप पर पर्दे सुखाने गई, ईयरबड्स लगाए, मस्त म्यूजिक सुन रही थी। तभी चामिन ऊपर आया और उसे इतने खुश मूड में देखकर सोचा, ये क्या सुन रही होगी। बस यही उसकी गलती थी। जैसे ही उसने एक ईयरबड कान पर लगाया, अंदर से पूरा का पूरा 18+ वाला एडवर्टाइजमेंट बज उठा और वहाँ सिचुएशन बन गई फुल ऑन एम्बैरेसमेंट की। शिन ईयरबड्स खींचने के लिए भागी, लेकिन चामिन पर गिर गई। चामिन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो पूरी परवर्ट निकली, क्या सुन रही थी। शिन चिल्लाई, अरे भगवान, गलत समझ रहे हो, ये मेरे बस में नहीं था। आई स्वेयर मैं शरीफ हूँ। दिन के आखिर में वो हॉस्पिटल में अपनी स्टेप सिस्टर को देखने गई, लेकिन स्टेप सिस्टर बोलती है, अभी काम है, बाद में बात करती हूँ। बाहर आते ही स्टेप सिस्टर का फ्रेंड ने शिन को रोका और कहा, मुझे तुम्हारी स्टेप सिस्टर पसंद है, उससे शादी का प्रपोजल देना चाहता हूँ, पर पहले उसके फिंगर साइज चाहिए। शिन को लगा उसकी स्टेप सिस्टर की लाइफ भी संभल जाए तो अच्छा है, तो वो घर जाकर उसकी रिंग ले आई। उसने रिंग दी तो उस आदमी ने उसे पैसे थमा दिए थैंक यू बोलने के लिए। पर हमारी शिन ने क्या किया, कोई समझदारी वाली चीज करने के बजाय सीधा एक तांत्रिक बाई के पास पहुंच गई और बोली, मुझे ऐसा मंत्र दो कि कोई अमीर आदमी मुझ पर फिदा हो जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। अगले दिन जब वो होटल पहुंची, चामिन भी आ चुका था। उसने पूछा, आज इतनी जल्दी। शिन बोली, ताकि तुम्हारा सारा लॉन्ड्री खत्म करके बाहर जाकर गेस्ट्स को हैंडल कर सकूं। चामिन ने हंसकर कहा, कल तक तो मैं डर रहा था कि तुम गेस्ट्स के बीच जाओगी तो कोई तुम पर फ्लैट हो जाएगा, पर अब लगता है कोई पढ़ने वाला नहीं, जाओ बाहर मैनेज करो। वो इतना ताना मारकर अंदर जा ही रहा था कि पीछे से शिन अचानक जोर से चिल्लाई, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। और बस इस एक पल में उसका दिल
बूम धड़क उठा। वो जितना दिखावा करता था कि वो ठंडा इंसान है, उतना ही जल्दी हल्का पल्की चीजों से उसका दिल हिल जाता था। वो रोकते हुए बोला, मेरे पास मत आया करो, तुम्हारी स्मेल अजीब लगती है, और गुस्से से अंदर चला गया। शिन हैरान, मेरी स्मेल? मैं तो अभी नहा के आई हूँ। लेकिन उसने सोचा, छोड़ो, इससे दिमाग लगाने का फायदा नहीं। उसने अपनी वो लिस्ट निकाली जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपने ड्रीम बॉय में क्या क्या चाहिए, लुक्स, बॉडी, नेचर, सब डिटेल्स। और तभी वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि अचानक उसका हाथ एक लड़के से टकरा गया। और क्या बोलूं, लड़का तो पूरे चांद जैसा हैंडसम था, और ऊपर से उसमें वही क्वालिटीज थी जो हमारी शिन ने अपनी ड्रीम मैन लिस्ट में लिखी हुई थी। और इसी शानदार मोमेंट को हमारा हीरो दूर से खड़े होकर घूर रहा था। तभी वो हैंडसम लड़का होंग शिन की लिस्ट पढ़ने ही वाला था कि वो घबराकर उसे खींचती है, और खींचते खींचते उसके शर्ट का बटन टूटकर गिर जाता है। वो तुरंत माफी मांगने लगती है, पर होंग बोला, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने होंग को प्रॉमिस किया कि वो उसका बटन वापस लगा देगी, लेकिन होंग ने इनकार कर दिया। बोला, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसे सुई धागा मिला, बस मिनटों में पूरा प्रोफेशनल मोड ऑन कर दिया। जैकेट ऊपर से हटा दी, बटन टांग दिया, शर्ट पहनी। भांजे हैंडसम भी, टैलेंटेड भी, और खुद की मदद खुद करना भी आता है। शिन उसके पास बैठ गई, थोड़ा ख्याल दिखाने, थोड़ा जानने के लिए। पूछती है, आपकी उम्र क्या है? वो बोला, 30। शिन की तो आंखें फैल गईं। क्या आप तो मुश्किल से 20 के लगते हो। होंग हंसा और बोला, नहीं, मैं ड्रिंक और स्मोक करता हूँ, उम्र दिख ही जाती है, बस तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, इसलिए सबको सुंदर देखती हो। शिन को तो शौक और भी बढ़ गया जब उसने बताया कि वो होंग है, वही फिल्म डायरेक्टर जिसने कम उम्र में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था किसी मशहूर फिल्म के लिए। शिन तो लिटरली स्टार स्ट्रक। उसने होंग से वादा किया कि उसके यहाँ रहने तक वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन होंग बोला, दुर्भाग्य से मैं यहाँ रुक नहीं सकता, होटल सिर्फ मेंबर्स या गेस्ट्स की ही एंट्री देता है। शिन तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं तुम्हें स्टे दिलवा दूंगी। उधर हमारा राजकुमार अपने ऑफिस में बैठा था, डायना भी वहीं थी। डायना बोली, काश ये तुम्हारी सिंड्रेला यहाँ से जल्दी निकल जाए और उसे प्यार मिल जाए। लेकिन हमारा चामिन तो सुबह से ही चिढ़ा हुआ था, उसे सुबह होंग और शिन को साथ देखकर जलन हुई थी। तभी शिन अंदर आती है और बोलती है, डायरेक्टर होंग यहाँ रुकना चाहते हैं। चामिन बोला, उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दो। शिन ने साफ मना कर दिया, वो बहुत बड़े सेलेब हैं, उन्हें स्पेशल एक्सेप्शन देना चाहिए। डायना को भी लगा कि होंग शिन के लिए परफेक्ट है। वो कहने लगी, मैं भी मानती हूँ कि तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन चामिन झल्ला गया, तुम बाहर जाओ, यहाँ काम की बात हो रही है। अचानक शिन कहती है, तुम उसे इसलिए नहीं रखना चाहते ताकि मैं सिंड्रेला ना बन जाऊं और इस जगह से निकल ना जाऊं। चलो देखते हैं मैं उसे अपने प्यार में डालती हूँ या नहीं। चामिन तड़पते हुए बोला, तुम कितनी परेशान करती हो, ठीक है रख लूंगा, देखते हैं क्या होता है। शिन दौड़कर होंग को गुड न्यूज देने गई और होंग खुश हो गया। दिन के आखिर में होंग अपनी कार की तरफ जा रहा था और शिन उसके साथ चल रही थी ताकि कोई क्यूट सा मोमेंट क्रिएट हो जाए और फर्स्ट साइट लव टाइप माहौल बने। लेकिन तभी हमारा चामिन उदास चेहरा बनाए पहुंच गया। होंग ने हाथ बढ़ाकर कहा, थैंक्स फॉर द एक्सेप्शन, लेकिन चामिन ने हाथ मिलाने से ही इनकार कर दिया। होंग थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए चला गया। शिन ने घूर कर देखा, उसे चामिन पर और चिढ़ा गई। वो आगे बढ़ रही थी कि चामिन पीछे पीछे आ गया। शिन ने कहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और चामिन उसे धक्का देकर बोला, मैंने कहा था ना तुम्हारी स्मेल वियर्ड है, दूर रहो। धक्का लगते ही शिन सीधा होंग की बाहों में जा गिरी और होंग ने उसे संभालते हुए कहा, वैसे तुम्हारी खुशबू अच्छी है और बाल संभाल लो, होंठ पर आ रहे हैं। और हमारे प्रिंस का बेवकूफाना रवैया वो दोनों को और भी करीब कर रहा था। अगले दिन शिन बल्ब बदल रही थी सीढ़ी पर खड़ी होकर। होंग आया और बोला, तुम नीचे मत उतरो, और अगले ही सेकंड उसे गोद में उठाकर नीचे उतार लाया फिल्मी अंदाज में। शिन के दिल में तो बस एक ही बात थी, लगता है किस्मत ने मुझे इसके लिए ही बनाया है। उस दिन होटल में एक बड़ी ग्रैंड पार्टी थी और हमारे हीरो ने हमारी शिन से बोला था कि अच्छे से तैयार होकर आना, लेकिन मैडम लेट हो गई और वो बाहर तिल तिल करके उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो एंट्री मारती है, पूरी ऑन पॉइंट, एकदम 10/10 लुक में। लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो स्माइल कर रही थी और वो स्माइल हमारे हीरो के लिए नहीं बल्कि सीधा होंग के लिए थी। बंदा तो वहीं जल भुन गया और ऊपर से पूरी पार्टी में वो होंग के साथ ऐसे चिपकी घूम रही थी जैसे उसकी परमानेंट +1 हो। एक औरत ने तो सीधा पूछ लिया, ओह तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लेकिन होंग ने कहा कि नहीं, बस उसने मुझे होटल की मेंबरशिप दिलाने में हेल्प की है। और तभी उस औरत ने हमारी शिन पर तंज कसते हुए कहा, लगता है तुम भी उन्हीं में से हो, रिच लड़का ढूंढने वाली। हमारे प्रिंस की फियांसे भी उस बात में घी डालने लगी। तभी वो दिक्कत वाली औरत बोली, वैसे तुम चूंकि यहाँ काम करती हो, जाकर मुझे कुछ पीने को लेकर आओ। शिन शर्म से पानी पानी हो गई और खुद से कहा कि अब तो उसे होंग से शादी करनी ही होगी ताकि कोई उसे ऐसे ट्रीट न कर सके। वो मिंट चॉकलेट लेकर गई तो उस औरत ने उसे फेंकते हुए कहा, ये क्या घिनौना टेस्ट है, मैं चॉकलेट नहीं पीती। धक्का लगने से शिन गिरने को थी, लेकिन वो भी उसे पकड़ते पकड़ते दोनों नीचे गिर पड़े और फिर उस औरत ने शिन पर चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल कर दिया। और होंग वो हमारे शिन को उठाने की बजाय उसी बदतमीज औरत को हाथ दे रहा था। माफ करना, ये तुम्हारे कपड़े साफ कर देगी। शिन को लगा जैसे पीठ में छुरा घोंपा हो। फिर उसी बेशर्मी से उसने हमारी शिन को भी हाथ देना चाहा, लेकिन तभी हमारा प्रिंस आया और होंग के हाथ पर जोर से मारा, उसे धक्का दिया और नीचे बैठकर बोला, वैसे मुझे मिंट चॉकलेट बहुत पसंद है। पूरा हॉल शॉक में था, जैसे उसने खुली हवा में इजहार मोहब्बत कर दिया हो। उसकी फियांसे ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा
लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शिन को अपनी जैकेट पहनाई और उसे साथ लेकर अपने ऑफिस में चला गया। उसने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझ पर तो चिल्ला लेती हो, पर उन्हें तुम्हें बेइज्जत करने दिया? शिन बोली, क्योंकि गलती मेरी थी, मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। उसने कहा, नहीं, तुम्हें डांटने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें मनाना कैसे है। अचानक उसका सॉफ्ट होना शिन को समझ नहीं आया, तो उसने कहा, अच्छा, अब अपनी फियांसे को मनाने जाओ, वो अभी नाराज होगी क्योंकि तुम किसी और की परवाह कर रहे थे। उधर वॉशरूम में होंग आया और तड़क कर बोला, तुम उसकी केयर क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग उसके जैसी लड़की से रिलेशनशिप नहीं बना सकते। हमारा हीरो बोला, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और हाँ, उसके बारे में ठीक से बात करो। होंग पास आया, पूछने लगा कि ये सिंपैथी है या लव? तुम्हें उस पर एक्चुअल में क्रश तो नहीं हो गया? प्रिंस गुस्से में जवाब देता है, तुमने हेल्प करने से मना किया था और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। लगता है तुम मर्द ही आधे अधूरे हो। ये सुनकर हमारा टॉक्सिक किंग चुप हो गया। उसे वो पुराना दर्द याद आ गया जब उसकी एक्स उसे छोड़कर किसी और अमीर आदमी के पास चली गई थी। वो ये रिपीट नहीं होने देना चाहता, तो अब वो बस हमारी शिन पर ही अपनी टॉक्सिसिटी निकाल रहा था। इधर शिन उस औरत से माफी मांगने गई क्योंकि वो उससे टकरा गई थी, पर उस औरत ने ताना मारा, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने कुछ किया ही नहीं। यही फर्क है, तुम जैसे गरीब लोग बिना वजह भी सॉरी बोल देते हो, लेकिन मेरे जैसी कोई जिंदगी में कभी माफी नहीं मांगती, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे लेवल पर रही ही नहीं। शिन की आंखें भर आईं। उसे लगा कि वो इस दुनिया में फिट नहीं होती। तभी हमारे चामिन ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? शिन बोली, ये दुनिया बहुत क्रूअल है। मैं सोच रही थी यहाँ आकर कुछ बदल जाएगा, पर यहाँ सब कुछ पहले से भी बुरा है। चामिन ने कहा, अगर मैं तुम्हारा एक सपना पूरा कर दूं तो क्या करोगी? फिर उसने उसे आंखें बंद करने को कहा। शिन ने आंखें बंद की, उसका हाथ पकड़ा और तभी सबकी नजरें उधर पड़ी। वो उसके करीब आकर उसे किस किया और फिर दोनों हाथ पकड़कर वहां से साथ बाहर निकल गए। वो हैरान थी कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही उसने साफ कहा था कि वो उससे नफरत करता है। लेकिन इस बार उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता और तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद करना चाहता हूँ। शिन को एक पल को लगा, ये क्या? ये तो उस पर तरस खा रहा है और उसे किसी की सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए थी, इसलिए वो सीधे वहां से चली गई। वो पीछे से बोला, अरे कम से कम होटल की मेरी वीजा कार्ड तो ले लो, ऐसे मत जाओ, टैक्सी लेकर जाना। तो उसने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब देखना, मैं सबसे महंगी टैक्सी लेकर जाऊंगी। अगले दिन जब वो होटल पहुंची तो शर्म से पानी पानी थी और जैसे ही उसने चामिन को देखा वो उसे अवॉइड करने लगी, लेकिन वह बड़े कैजुअल अंदाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को अवॉइड करने की कोई जरूरत है, वो तो बस एक किस थी। उसे लगा कि वो इतना चिल क्यों है, तो उसने भी एटीट्यूड में कहा, हाँ सही है, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। चलो मान लेते हैं कि मैंने बस समुद्री कीड़े खा लिए थे, डन। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल होकर अपने काम में जुट गई, लेकिन तभी वहाँ आ गया वो टॉक्सिक इंसान। शिन ने कोशिश की कि वो उसे पोलाइट तरीके से हैंडल करे। उसने उसे चाय सर्व की, लेकिन गलती से अपने ऊपर ही गिरा दी। होंग ने तुरंत अच्छे इंसान की एक्टिंग करते हुए आइस उठाई और उसकी हाथ पर रख दी। वो भोली भाली शिन तुरंत उसकी स्वीटनेस के जाल में फंस गई और उसकी सारी हरकतें भूल बैठी। होंग ने फिर स्मूथ आवाज में कहा, क्या ख्याल है, मेरे स्टूडियो चलोगी? और वो भी उसकी बातों में आकर मान गई। ऊपर से उसने उसे एक हेयरपिन गिफ्ट किया, खुद उसके बालों में लगा दिया। वो तो खुश ही हो गई। उसे लगा कि शायद वो सच में उसे लाइक करने लगा है। उसे क्या पता था कि ये सब वो सिर्फ हमारे चामिन को चिढ़ाने और उसे चैलेंज करने के लिए कर रहा है। इसलिए वो सीधा हमारे चामिन के ऑफिस पहुंची और पूरी कहानी बता दी। उसने माथा पकड़कर कहा, तुम पागल हो क्या? प्लीज बताओ कि तुम सच में उसके स्टूडियो नहीं जाओगी? तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों नहीं जाऊंगी? तुम्हारा रिएक्शन ही तो सब बदल गया। यही तो हमारा प्लान था ना। लेकिन उससे पहले एक बात कंफर्म करनी है, मुझे तुम्हें एक बार फिर किस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शक है किसी बात पर, और अगर मेरा डाउट सही निकला तो हम दोनों की वाट लग जाएगी। वो दंग रह गया, क्या तू पागल हो गई है क्या? क्या कंफर्म करना है तुझे? वो बोली, डर मत, यहाँ कोई नहीं है, बस आंखें बंद कर लो। लगता था वो ये चेक करना चाहती थी कि उसके दिल में फीलिंग्स किसके लिए हैं, लेकिन वो डर के मारे मानने को तैयार ही नहीं था। वो बोली, वाह, तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले। आखिर डर किस बात का है? उसने बस झुंझलाकर कहा, बस तुम स्टूडियो चली जाओ, बस। वो हैरान रह गई। ये वही इंसान है जो अभी तक कह रहा था कि वो उसे वहाँ नहीं जाने देगा और अब खुद भेज रहा है। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यूं ही थोड़ी जाने दूंगा। शिन को लगा, चलो इंसानियत बाकी है इसके अंदर। लेकिन जनाब उसे सीधे ऐसे कमरे में ले गए जहाँ ढेरों कपड़े थे। बोले, कुछ अच्छा पहन लो फिर जाना। वो बोली, ओह, तो तुम इतनी देर से मुझे सजाने में लगे हो? मैं बेवकूफ हूँ जो सोचा था तुम अच्छे हो रहे हो। खैर, उसने एक आउटफिट चुना और चली गई उस टॉक्सिक होंग के पास। वहाँ उसने पहले से खाना तैयार कर रखा था। बैठकर अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगा और पूछा, तुम्हें ड्राइंग पसंद है ना? तो करती क्यों नहीं? शिन ने उसे समझाया, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में पैदा नहीं हुई जहाँ सपनों को पूरा करने का लग्जरी मिलता है। मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं। तुम शायद समझोगे नहीं। होंग धीरे से बोला, नहीं समझता हूँ। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, इसीलिए आराम से हॉबीज परस्यू कर पाया, सक्सेसफुल बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ काम करें। वो अचानक उठा, एक किताब लाई और बोला, ये मेरी कहानी है, इसे तुम इलस्ट्रेट करो और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। वो पहले मना कर रही थी क्योंकि वो कहानियां लिखना नहीं जानती। उसे लगा ये सब ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन होंग इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा था
कि वो पिघलने लगी और बोली, मेरे बॉस हमेशा कहते हैं कि अपने ड्रीम के पीछे जाओ, शायद मुझे उनकी बात माननी चाहिए। होंग ने तुरंत उसकी कुर्सी अपनी तरफ खींची और बोला, एक बात याद रखना, मेरे सामने अपने बॉस का नाम लेना मना है। वो झुककर किस करने ही वाला था कि अचानक शिन को याद आया कि हमारा चामिन भी ऐसे ही करीब आया था। तभी पीछे से आवाज आई, किसी की भूख की आवाज। दोनों घबरा गए। पीछे से एक लड़का उठा, होंग का भाई, जो सोफे के पीछे छिपा हुआ था। उसने होंग से कहा, तू फोन नहीं उठा रहा था तो सोचा खुद ही आ जाऊं। होंग ने उसे भगाने की कोशिश की। बोला, क्या मैंने तुझे पैसे नहीं दिए थे? निकल यहाँ से। लेकिन भाई बोला, हाँ, पर पहले ये बताओ तुम में क्या चल रहा है। होंग अपनी उन्हीं हालतों में खड़ा था और तभी होंग के भाई ने अचानक उसे सबके सामने एक्सपोज करने का फैसला कर लिया। वो सीधे हमारी शिन के सामने बोला, अरे तुम्हें पता भी है ये तुमसे झूठ बोल रहा है। ये कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, ये बस एक आम आदमी था। और आज जो ये बना है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने एक 18+ कहानी लिखी थी और आज तक शर्माता फिरता है बताने में। हमारी शिन को गुस्सा आ गया। वो बोली, ये बहुत गलत है। उसने अगर ऐसी कहानी लिखी तो क्या हुआ? तुम्हें अपने भाई पर गर्व होना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, उसके जैसा सक्सेसफुल बनने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि तुम बस उसके पीछे पीछे घूमते रहो पैसे के लिए। होंग को ताबड़तोड़ इंसल्ट सहन नहीं हुई। उसने अपने भाई को निकाल बाहर किया। फिर उदास आवाज में बोला, तुम्हें भी अब जाना चाहिए। आज मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हें अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया। ये कहकर वो चली गई। बाहर हमारे चामिन ने उसे नीचे जाते देखा। उसने कॉल भी किया लेकिन उसने उठाया नहीं। बेचारा हर्ट हुआ और मूड ऑफ कर लिया। अगले दिन होटल में वो चिड़चिड़ी बैठी थी क्योंकि उसे अब पता चला कि होंग ने उसे उस पूरे टाइम बेवकूफ बनाया था। वो कोई अमीर लड़का था ही नहीं। तभी हमारा चामिन वहां आया। वही अपनी टीजिंग स्टाइल में बोला, तो कल क्या किया तुमने? वो तमतमाकर बोली, तुम्हें क्या? तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर्स क्यों बताऊं? तुम मेरे बॉस हो बस। वो हैरान रह गया। उसे तो लगा था कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसका सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। रात को काम खत्म करके वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी कि अचानक दो अजीब लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। सीधे उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश की। उसने जल्दी से पेपर स्प्रे निकाला लेकिन भोंदू ने अपने ही चेहरे पर मार लिया। उन दोनों ने उसे बोरों की तरह उठाया और गाड़ी में फेंक दिया। जब वो अबडक्ट हो रही थी, उसकी दोस्त घबरा गई और सीधे होटल पहुंची। वहां उसे हमारा चामिन मिला और उसने कहा, वो तो अभी थोड़ी देर पहले निकली है। उसकी दोस्त हैरान, अगर निकली थी तो अभी तक पहुंची क्यों नहीं? उधर हमारी शिन किडनैपर्स को समझा रही थी कि देखो, मैं एकदम अकेली हूँ, ना माँ है ना बाप, किसी से पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन वो बोले, रिलैक्स, हम पैसे के लिए नहीं आए, हमें तो बस तुम्हारे अंग चाहिए। वो गुस्से में बोली, मेरे ओनर गन भी खराब है, मैं पीती भी हूँ और स्मोक भी करती हूँ। वो बोले, नहीं, हम यहाँ बदला लेने आए हैं। वो बाहर चले गए खाना लेने, क्योंकि कहते थे खाली पेट मारने में मजा नहीं आता। उसने फोन की एआई को कहा, पुलिस को कॉल करो, लेकिन एआई ने बेवकूफी की और आखिर में उसी दोस्त का नंबर मिला दिया। उसने फोन उठते ही कहा, मैं किडनैप्ड हो गई हूँ, प्लीज बचाओ। और उसके बगल में हमारा चामिन ही बैठा था। उसने तुरंत कामली पूछा, तुम कहाँ हो? डिटेल्स दो, मैं आता हूँ। और वो बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में बस वही फ्लैशबैक घूम रहा था जब उसे बचपन में किडनैप किया गया था। वहां पहुंचकर उसने उन सबको एक एक करके धुना, लिटरली उन्हें चूर चूर कर दिया और फिर दौड़कर उसे जोर से गले लगाया। बाद में उसे पता चला कि ये लोग उसे सिर्फ इसलिए उठाकर ले गए थे क्योंकि डेना, जो हमारे चामिन की फियांसे है, उससे क्लैश में थी। उन्हें बस उसे डराना था। लेकिन हमारी शिन को गुस्सा था। उसने एक किडनैपर की भौहें उखाड़ दी क्योंकि उसने उसे अगली कहा था। बाद में वो चामिन के साथ कार में बैठी और बोली, तुमने मुझे बचाया क्यों? मैंने तो तुमसे कहा था मेरी लाइफ में मत घुसो, ऊपर से कल तुम्हारे साथ भी बुरा बोला था। वो हल्की मुस्कान में बोला, मैं तुम्हें ऐसे हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? घर पहुंचकर शिन ने देखा उसकी सौतेली माँ और उनके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसने फिर एक मुसीबत खड़ी कर दी थी। असली शौक तब लगा जब पता चला कि जिस डॉक्टर को उसने पैसे वापस देने थे वो असल में फ्रॉड निकला। वो उसकी बहन को भी बेवकूफ बना रहा था और किसी भी डॉक्टर से शादी करने को तैयार था। जैसे ही उसे कोई उससे थोड़ा अच्छा मिला, वो उसी के पीछे भाग गया। वहाँ बड़ी लड़ाई हुई। सौतेली बहन ने उससे थप्पड़ भी मार दिया। हमारी शिन टूट गई। उसे लगा उसका यहाँ कोई नहीं, ये घर अब उसका नहीं रहा। उसने अपना सामान उठाया और चली गई। वो एक छोटे से ठंडे गांव के घर में पहुंची जहां इतनी ठंड थी कि वो लिटरल मरने वाली हालत में सोई। सुबह उठकर चेहरा धोने गई तो पानी भी काटा हुआ था। उसने मिरर की तरफ देखा और बोली, सच में मेरी जिंदगी का बैड लक कभी खत्म होगा भी या नहीं? और जाहिर है इससे हमारी शिन काम पर लेट हो गई। होटल पहुंची तो दम ही फूल गया था। वहाँ उसने देखा हमारा चामिन एम्प्लॉइज को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है। उसने गुस्से में पूछा, तुम लेट क्यों आई? वो बोली, मैं दूसरी सिटी शिफ्ट हो गई हूँ। चामिन चौंक गया क्योंकि कल रात तो वो उसे घर तक छोड़कर आया था। फिर शिन ने उसे सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसे घर से निकाल दिया गया और उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। फिर वो बोली, अरे तुम बात को इतना बड़ा बना रहे हो, मैं कल किडनैप हुई तो क्या इसका मतलब अब हर कोई किडनैप हो जाएगा? वो तड़क कर बोला, दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसने सोचा कि अगर बाकी सब सीख रहे हैं तो वो भी सीख ले। वो फौरन जाकर कपड़े बदल आई, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर दोनों बस एक दूसरे को तंग कर रहे थे। प्योर बदमाशी मोड। तभी होंग बड़ी बेशर्मी से आ गया और बोला, हम कल स्टूडियो में बहुत मजे कर रहे थे तो तुम्हें देखने चला आया। फिर उसे अकेले में बात करने ले गया। असल में वो उससे रिश्ता बनाना चाहता था क्योंकि जब वो उसकी तरफ से डिफेंड हुई तो उसकी नजर में वो और भी ऊपर चढ़ गई। शिन शॉक में थी क्योंकि वो तो हमेशा कहता था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है और किसी हाई क्लास लड़की से शादी करनी है। लेकिन होंग की जिद थी
कि वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहता है। शिन ने कहा कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। उधर हमारा चामिन आया, पूरा क्यूरियस क्या बात हो रही थी। उसने पूरा किस्सा बताया और साथ में ताना भी मार दिया। देखो होंग कैसे एकदम ऑफिशियली पूछ रहा है, आदमी है, सीधा बोलता है। असल में वो उसे हल्का हल्का उकसा रही थी कि वो भी क्लियरली बोले, लेकिन हमारा चामिन चिढ़कर बोला, अरे वो मजाक कर रहा होगा और तुम भी पागलपन में भरोसा कर लेती हो, और मैं तुम्हें उस लड़के के साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो उसके करीब आया ही था कि अचानक उसकी आवाज ही निकल गई। वो कुछ बोल नहीं पाया। शिन ने थक कर कहा, मैं तुमसे अब तंग आ चुकी हूँ। फिर उसने चैलेंज जैसा दे दिया, चलो आज रात मेरे उसी पुराने कॉटेज वाले घर में रुकते हैं, देखते हैं तुम मेरी मैसी जिंदगी झेल भी पाओगे या नहीं। दोनों उस ठंडे टीन शेड जैसे घर में पहुंचे। वो पूरा कोशिश कर रहा था जगह को पसंद दिखाने की, ताकि वो उसे इंसेंसिटिव ना समझे। सोने का टाइम आया तो एक ही कंबल था और ठंड जानलेवा। चामिन की तो हवा ही निकल गई। वो बोला, नहीं ये मेरे बस का नहीं, उठो मेरे घर चलते हैं। शिन ने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। कल रात की ठंड उसे याद थी। उसके घर पहुंचकर वो दंग रह गई। इतना बड़ा, इतना शानदार। वो गर्म शावर लेने चली गई, लेकिन पता नहीं टैप बंद कैसे किया जाता है। पानी ओवरफ्लो होने लगा। चामिन अंदर आया बाथटब का पानी बंद करने, और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा वो फिसल गया और दोनों धड़ाम से एक दूसरे पर गिर गए। उसका होंठ उसके होंठों से लगा। पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट शर्मिंदगी। बाथरूम से बाहर आते ही उसकी बहन का फोन आया। वो माफी मांग रही थी और उसे घर वापस बुला रही थी। शिन ने हमारे चामिन से कहा, थैंक्स, अब मैं घर वापस जा रही हूँ, लेकिन वो नहीं माना। उसने अचानक उसका रोप पकड़ लिया और वो लगभग खुल ही गया था। शिन का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उसने फटाफट उसे बांधकर माफी मांगी। मैं बस चाहता था कि तुम रुको, क्योंकि हमने प्लान किया था कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। शिन बोली, वो लोग मुझे मनाने को तैयार हैं, मुझे वापस जाना चाहिए वरना फिर बदल जाएंगे। अगले दिन होटल में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। सब हमारे चामिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आखिर वही ट्री लाइट्स ऑन करने वाला था। जैसे ही वो अपनी फैंसे के साथ आया, लाइट्स ऑन हुई और हमारी शिन खुशियों में डूबी रह गई। उसे वैसे भी क्रिसमस ट्री बहुत पसंद था। हमारा चामिन बस उसे ही देख रहा था। वो कैसे खुश हो रही थी। उधर उसकी फियांसे अकेली बैठी थी और हमारी शिन को घूर रही थी, जलन से भरी। तभी वो चालू लड़की आई जिसने पहले हमारी हेरोइन को बुली किया था। उसने फियांसे से कहा, तुमने इसे अभी तक नौकरी से क्यों नहीं निकाला? फियांसे ने नर्म बनकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी वो बुली सीधे हमारी हेरोइन शिन को बुलाती है, अभी भी यहाँ काम कर रही हो? कितनी बेशर्म हो तुम। शिन कामली बोली, हाँ क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। बुली गुस्से में चाय नीचे गिरा देती है ताकि वो उसे साफ करे। हेरोइन अपनी इज्जत रोककर सामान लेने जाती है, लेकिन वो बुली रुकती कहाँ। उसने दूसरी बार भी सारी चाय गिरा दी और बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन शिन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करने लगी। पर वो बुली लड़की जो हमेशा अमीर लड़कों चामिन और होंग का ध्यान चुराने की कोशिश करती रहती थी, हमारी शिन पर चढ़ गई और बोली, तुम जैसी लड़की की औकात बस इतनी है कि मेरे पीछे पीछे गंदगी साफ करती फिरे। लेकिन हमारी शिन को अचानक चामिन की वो लाइन याद आ गई, अगर कोई तुझे परेशान करे चुप मत रहना, जवाब देना। बस फिर क्या था, उसने भी उसी एटीट्यूड में जवाब ठोक दिया, मैं अभी तक तुझ पर चुप थी, लेकिन तूने लिमिट क्रॉस कर दी। आज गुनाह भी हो जाए तो कोई गलतफहमी मत पालना। ये सुनकर वो छिछोरी बुली डर के मारे उछलकर खड़ी हो गई। उसी वक्त होंग वहीं खड़ा था तो वो भागकर उसके पीछे छिपने लगी, लेकिन होंग ने उसका हाथ झटक कर कहा, ये सब तूने खुद अपने साथ किया है। तू उसी पर चढ़ती है जिस पर तेरा बस नहीं चलता, और रही बात मेरा ध्यान खींचने की, तो मुझे तो वो पसंद है। ये बोलकर वो हमारी शिन के पास चला गया। सारे कर्मचारी लिटरली अपने मुंह पर हाथ रखकर खुश हो रहे थे, जैसे उनके दिल की दुआ पूरी हो गई हो। लेकिन चामिन वो दूर खड़ा यह सब देखकर जल भुन रहा था। शिन उसके पास गई उसे बताने कि वो होंग को पसंद नहीं करती और वो उसे मना करने जा रही थी, लेकिन भाई साहब ने उसी टाइम अपना टॉक्सिक मोड ऑन कर दिया और बोला, तो मतलब तुम उसके इमोशन से खेल रही हो, कम से कम उसको ठीक से ट्रीट करो। ये सुनकर हमारी शिन अंदर से टूट गई, क्योंकि उसे उससे बिल्कुल अलग रिएक्शन की उम्मीद थी, पर उसने खुद को काबू में रखा और अपने दिल को साइलेंट मोड पर डाल दिया। बाथरूम में चामिन हाथ धो रहा था कि तभी होंग आया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, अब तो वो ऑफिशियली मेरी है, ओके? तू अपनी फियांसे पर ध्यान दे, अगली बार बेहतर किस्मत। ये सुनकर चामिन का पारा 440 वोल्ट पर चढ़ गया और उसने उसी टाइम उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। दोनों लिटरली बच्चों की तरह बाहर आकर एक दूसरे को पीटते रहे जब तक भीड़ नहीं जुट गई। हमारी शिन दौड़कर आई, पर जैसे ही वो चामिन को रोकने वाली थी, एक अजीब सी औरत ने होंग के सिर पर जोरदार चोट कर दी। चामिन चिल्लाया, तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और जब वो उसके पीछे ऑफिस में गया, उसने शिन को बोला, तुम्हारा काम मुझे बचाना है, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ। लेकिन उसने जवाब दिया, तुम ही तो कह रहे थे कि होंग का ध्यान रखूं, अब क्या मुद्दा है? ये टॉक्सिक उलटी सीधी बातें सुनकर हमारी शिन पूरा कंफ्यूज हो गई और सच में उसके पास रहने का मन नहीं कर रहा था। बाहर निकलते वक्त वही औरत मिली जिसने होंग के सिर पर मारा था और निकली कि वो हमारे चामिन की माँ है। वो उससे बात करना चाहती थी क्योंकि वह चामिन को बरसों से नहीं मिली थी। उसने पूरी कहानी सुनाई कि पहले वो एक मॉडर्न सिंडरेला जैसी थी, गरीबी में जी रही थी, इसलिए चामिन के पिता से शादी की, लेकिन उसकी सास उसे नफरत करती थी और एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, घर से निकाल दिया गया और मजबूरी में उसे चामिन को भी छोड़ना पड़ा, दिल पर पत्थर रखकर। हमारी शिन ये सुनकर पिघल गई और उसने फैसला किया कि वो माँ को चामिन से मिलवाएगी। उसने चामिन को एक काफे ले जाकर बैठा दिया, लेकिन उसे बताया नहीं कि कौन आने वाला है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वो शॉक में जम गया। माँ ने उससे 1000 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन चामिन के दिल में
वो पुराना दर्द इतना बड़ा था कि उसने सुनने से इनकार कर दिया। बाहर भागा रोता हुआ और हमारी शिन से बोला, ये मुझसे प्यार नहीं करती, ये बस मुझसे कुछ चाहती है। शिन ने उसे गले से लगा लिया और बोली, नहीं, प्यार हमेशा दिखता नहीं है, कभी कभी समझने में टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार असली नहीं है, वो तुमसे सच में प्यार करती है। उसकी बात ने चामिन का दिल पिघला दिया। वो वापस अंदर गया, बैठकर अपनी माँ की सारी बात सुनी आखिरी बार, और फिर बाहर आकर हमारी शिन से बोला, क्या तुम मुझे एक हक दोगी? और उसने उसे फिर से गले लगा लिया। उस दिन के बाद चामिन ने फैसला कर लिया कि वो हमारी शिन को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसके जीवन में इकलौती इंसान है जिसने उसे सच्चा प्यार दिया है। अगली सुबह दोनों होटल जा रहे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। बाहर मिलकर ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे सालों बाद मिले हों। तभी एक कार गुजरी जिसमें एक शरारती बच्चा पानी छिड़कने की कोशिश कर रहा था, तो चामिन ने जल्दी से अपनी अम्ब्रेला खोलकर दोनों को बचा लिया। शिन बोली, देखो अम्ब्रेला तो काम आ ही गई। तो वो हंसकर बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। और तभी हमारी शिन मजाक मजाक में उससे बोली कि तेज और स्मार्ट तुम थे, छतरी की वजह से नहीं। तो वो शर्मा गया। फिर शिन ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने तेज तर्रार हो तो ये छतरी मुझे दे दो ताकि मैं खुद को बचा सकूं। और उसने भी बिना सोचे समझे उसे पकड़ा दी। शिन हंसकर बोली, लगता है तुम अब सच में मैच्योर हो गए हो, वरना अपनी छतरी कैसे छोड़ देते। वो तुरंत सर झुकाकर खड़ा हो गया, अंदर ही अंदर यही उम्मीद में कि वो उसका सिर थपथपा कर बोले, शाबाश गुड बॉय। क्योंकि चाहे लड़का कितना भी स्ट्रांग हो, अंदर से अपनी गर्ल से गुड जॉब जानू सुनने का इंतजार तो सबसे ज्यादा होता है। रात को चामिन चुपके से फूल और एक गिफ्ट लेकर हमारी शिन को सरप्राइज देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे अपनी वही इरिटेटिंग फियांसे मिल गई। उसने फूल देखकर तुनकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर? चामिन उसे शांत जगह ले गया ताकि उसे सच बताकर सब क्लियर कर दे कि उसे हमारी शिन से प्यार है। लेकिन डेना तो पूरी टॉक्सिक निकली। बोली, वाह, तुम्हारी भी कोई कमजोरी है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। सुनो, अगर तुम उस शिन से दूर नहीं रहे तो मैं उसकी जिंदगी मिट्टी में मिला दूंगी। सबको कहूंगी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग तुम्हारी माँ पर इल्जाम लगाते थे। ये सुनते ही चामिन का दिल दहल गया, क्योंकि ये वही कहानी थी जिसने उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। झूठी बातें फैलाकर उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। इसीलिए डरकर उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी फियांसे की हर बात मानेगा, इवन अगर उसे खुद पर और हमारी शिन पर भारी ही क्यों ना पड़े। अगले दिन चामिन होटल पहुंचा और सबको बोला कि यहाँ जल्द ही एक वेडिंग सेरेमनी होने वाली है। सब चौंक गए, किसकी शादी? तभी उसकी फियांसे अंदर आई और बोली, हमारी शिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात तक तो वो उसके साथ था और आज शादी। उसे लगा कि उसने गलती की, किसी ऐसे इंसान को प्यार किया जो शुरू से उसे धोखा दे रहा था। अगले दिन जब वो और बाकी स्टाफ होटल पहुंचे तो बाहर ताला लगा था। एक अनएक्सपेक्टेड हॉलिडे। सबको लगा शायद शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन शिन ने ठान लिया कि वो चामिन से बात करेगी और उसके घर पहुंच गई। वो कहना चाहती थी, मत शादी करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। उल्टे उसने कह दिया कि होंग उसे जर्मनी ले जाने की बात कर रहा है। चामिन तुरंत ताना मारते हुए बोला, चली जाओ, यही तो तुम्हारा सपना था ना, किसी अमीर लड़के को पकड़ना। ये सुनकर शिन फट पड़ी, तुम सच में इंसान नहीं हो, प्लेबॉय निकले, मेरे फीलिंग्स के साथ खेला। तो उसने आगे बढ़कर कहा, असली प्लेबॉय कैसा होता है दिखाऊं? और अचानक उसे चूम लिया। ये होता है प्ले करना। शिन ने जोर का थप्पड़ मारा और रोती हुई निकल गई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना गिर सकता है। रात के वक्त चामिन का होने वाला ससुर होटल में घुसा और सब सामान चामिन पर फेंकते हुए चिल्लाया, मेरी बेटी को रुलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अगर वो तुझसे प्यार न करती होती तो आज यहीं गाड़ देता। कुछ दिनों बाद शिन के घर एक पार्सल मिला। खोला तो उसमें चामिन की बनाई एक स्केच थी और साथ में एक लंबी चिट्ठी जिसमें उसने लिखा था कि वो उसे हमेशा एक लड़ाकू शिन की तरह देखता रहा, न कि सिंडरेला की तरह, क्योंकि वो स्ट्रांग है, प्यारी है और लोगों की जिंदगी बदलने का दम रखती है, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिन्हें वो प्यार करती है। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने पहली बार सच में समझा कि उसकी असली ताकत क्या है। बचपन में उसे लगता था कि कभी कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन असली जिंदगी में वो खुद ही प्रिंस बन गई थी और अपने लिए लड़ रही थी। हकीकत यही है, दुनिया में तुम्हें खुद के अलावा कोई नहीं बचा सकता। उसने आंसू पोंछे, आईने में खुद को नए नजरिए से देखा। वो अब किसी प्रिंस की मोहताज नहीं, वो खुद ही वॉरियर है। इतने में उसे होटल के एक कॉलीग का फोन आया, हमने कोई छुट्टी नहीं ली है, होटल तो दिवालिया हो गया, बंद कर दिया गया है, यहाँ अब नई जगह खुलेगी। वो हक्का बक्का रह गई। पूछा, तो चामिन अब क्या करेगा? तो उसने कहा, उसको छोड़ो, पहले अपनी नौकरी बचाने की सोचो। लेकिन शिन ने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगी कि होटल में हुआ क्या है। जैसे ही वो पहुंची, होटल पूरा अंधेरे में था और उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई चोर है, तो वो अम्ब्रेला उठाकर धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ी और जोर का एक दे मारा। जैसे ही सच्चाई सामने आई कि वो चामिन निकला, शिन ने उसे देखकर कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ही हो? तो उसने तुरंत पलट कर बोला, अरे पहले बोलने का मौका दिया था क्या? और बेचारा अभी कुछ बोल ही पाता, उससे पहले उसने झट से बोल दिया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लड़का थोड़ा हैरान रह गया और बोला, लेकिन मैं तो अभी पूरी तरह कंगाल हूँ, तुम्हें क्या दूंगा? उस पर वो मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरी असली वैल्यू दिखाई, मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। बस इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं खुद भी कंगाल हूँ, तो चलो ये स्ट्रगल वाली लाइफ साथ में जीते हैं, जितना बन पाए उतना मिलकर कर लेंगे। ये सुनकर वो उसके और करीब आया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मुझे टाइम लगा, लेकिन पहली ही मुलाकात से
तुम मुझे बाकी सबसे अलग लगी थी। फिर उसने अपनी जेब से रिंग निकाली, वही रिंग जो उसने दिवालिया होने से पहले उसके लिए खरीदी थी ताकि उसे प्रपोज कर सके। और फिर वो उसे अपने घर ले आई ताकि वो उसके साथ उसके सौतेली माँ और बहनों के साथ रह सके। सच कहें तो घर वालों ने उसे बहुत प्यार से अपनाया। उस रात दोनों एक ही रूम में सोए, बिल्कुल लवर्स की तरह। लेकिन अगली सुबह उठे तो हालत ऐसी बिखरी हुई थी कि देखते ही हंसी निकल जाए। नाश्ते पर पूरी फैमिली बैठी थी और उसके लिए स्पेशल खाना बनाया था। लड़का असल में वो खाना पसंद नहीं करता, लेकिन शिन की बहन ने खुद बनाया था तो बेचारे ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए खा लिया ताकि बहन का दिल न टूटे। एक दिन शिन जॉब ढूंढ रही थी और अचानक किसी ने उसे ऑफर दिया कि वो उसकी कॉमिक स्टोरीज ड्रॉ करे। उसे लगा किस्मत आज पहली बार मुस्कुराई है। उसने तुरंत चामिन को फोन किया और ये खुशखबरी सुनाई। वो उससे मिलने गई तो लड़का उसके लिए फूल लेकर आया। उनकी लाइफ उस वक्त लिटरली 100% फुल ऑन रोमांटिक हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद शिन ने अपना सपना पूरा कर लिया। वो एक सक्सेसफुल कॉमिक आर्टिस्ट बन गई और चामिन भी अपनी मेहनत के दम पर दोबारा अपना होटल वापस हासिल करने में कामयाब हुआ। और आखिर में बस इतना याद रखो, किसी को अपनी लाइफ पर कंट्रोल मत लेने दो। अपनी खुशी खुद ढूंढो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की मेन कैरेक्टर तुम ही हो। अपनी स्टोरी खुद लिखो, तब तुम्हारे दुख सिर्फ एक छोटे से चैप्टर बनकर रह जाएंगे और खलनायक हमेशा सिर्फ एक साइड कैरेक्टर रहेगा। और इस तरह हमारी कहानी यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।